लास्ट लेक्चर में आपने फैक्टोरियल्स के बारे में देखा था, क्या है क्या नहीं है। तो आज हम आपके साथ परमुटेशंस के साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम इन पावर मैथ क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट परमुटेशंस। बेसिकली चैप्टर हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से ही है। तो अभी तक हम परमुटेशन को ही इंट्रोड्यूस नहीं किए, इसके लिए बेस बनाते रहे। पहले हमने एफपीसी सीखा, एफपीसी के बाद फैक्टोरियल सीखा, फैक्टोरियल कहीं सीखने के बाद अब हम आज परमुटेशन पर आए हैं, चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर, परमुटेशंस। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट है आपको बताने का कि परमुटेशन है क्या। बेसिकली परमुटेशंस क्या है। परमुटेशंस का मीनिंग होता है वेज ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशंस मीन्स होता है वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। उनको हम उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के या सभी ऑब्जेक्ट लेकर के कितने तरीके से उन्हें अरेंज कर सकते हैं। इस जो अरेंजमेंट होगा, इनके बेस को हम क्या बोलेंगे, परमुटेशंस बोलेंगे। तो परमुटेशन का बेसिक मीनिंग है वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। तो परमुटेशंस हम देखते हैं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैथ की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है और एक केमिस्ट्री की बुक है। अब हम आपसे कहते हैं इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज 2 बुक्स आउट ऑफ गिवन 3 बुक्स। 3 बुक्स में से 2 बुक्स को लेकर के हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला टारगेट क्या होगा, आपने मैथ एंड फिजिक्स को किया कंसीडर। पहले आपने किया मैथ एंड फिजिक्स को लिया। मैथ एंड फिजिक्स को लोगे तो अरेंजमेंट क्या हो सकता है, पहले मैथ उसके बाद फिजिक्स, या पहले फिजिक्स और उसके बाद मैथ। इसके बाद सपोज आपने मैथ एंड केमिस्ट्री को लिया है, तो यहाँ क्या हो सकता है, पहले मैथ उसके बाद केमिस्ट्री, या पहले केमिस्ट्री उसके बाद मैथ। मतलब पहले नंबर पर हम मैथ रखते हैं फिर केमिस्ट्री रखते हैं, या पहले नंबर पर हम केमिस्ट्री रखते हैं उसके बाद मैथ रखते हैं। इसी तरीके से हो सकता है हमने क्या लिया हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया हो, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो टोटल हम देख रहे हैं एक एमपी है, एक पीएम है, एक एमसी है, एक सीएम है, एक पीसी है और एक सीपी है। 1 2 3 4 5 6। तो वी आर हैविंग हेयर 6 वेज टू अरेंज 2 बुक्स आउट ऑफ गिवन 3 डिस्टिंक्ट बुक्स। ये अगर 3 डिस्टिंक्ट बुक्स दे रखी हैं तो उसमें से 2 बुक्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हमने देखा है। अगर हम चाहते तो इनमें 3 की तीनों बुक्स ले सकते थे। 3 की तीनों बुक लेके कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे। अगर हमें मान लो यहाँ तो हमने केवल 2 बुक्स ली थी, अब सपोज हम 3 बुक्स लेते तो पहले मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अब हो सकता था मैथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथ को फर्स्ट नंबर पे लिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डाला, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डाल दिया। मे बी पी पहले आ जाए फिजिक्स, तो फिजिक्स रखा आपने, मैथ एंड केमिस्ट्री दे दिया। फिजिक्स रखा, केमिस्ट्री एंड मैथ। ओ भाई केमिस्ट्री क्यों नहीं आ सकती फर्स्ट प्लेस पर, केमिस्ट्री रख दो, मैथ एंड फिजिक्स दे दो, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ। अब आप देखिए कितने तरीके से आपने ये अरेंज कर लिया है 3 बुक्स को। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से। 3 में से 2 को भी आपने कितने तरीके से किया, 6 किया है। अगर हम कहते एक ही बुक लेनी है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई, फिर तो या तो मैथ रखेंगे हम, या फिजिक्स रखेंगे, या केमिस्ट्री रखेंगे। ओनली बाई 3 वे वी कैन अरेंज। तो ये हमारे अरेंज करने की एक प्रोसेस है। अब इसी चीज़ को हम आज परमुटेशंस की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एफपीसी से तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, आपको आता है एफपीसी से। कैसे आता है, जैसे 2
प्लेस के लिए अरेंजमेंट बनाना था, तो 2 प्लेस के लिए पहले प्लेस पर आप कोई भी बुक रख दीजिए इन 3 में से 3, दूसरे के लिए 1 आपने रख दी है तो 2 ही रह गई, तो टोटल वे कितने थे, 6 थे। यही आंसर निकल के आया था। अगर मान लीजिए आपको 3 बुक्स अरेंज करनी होती, तो पहले के लिए तो 3 अवेलेबल थी, दूसरे के लिए 2, लास्ट के लिए 1, तो 3, 2, 1 दिस इज इक्वल टू 6 वे से आप 3 बुक्स अरेंज कर सकते थे। तो ये एफपीसी से तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जहां पर हम एफपीसी से प्रॉब्लम करने में कामयाब नहीं होंगे। हमें परम्यूटेशन की कॉन्सेप्ट बेसिकली लगानी ही पड़ेगी। डिराइव करेंगे जो भी हम फार्मूला वो एफपीसी से ही करेंगे। एफपीसी से करें तो ये टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे लिए, तो हम अपना टाइम बचाना चाहेंगे, इसलिए हम परम्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। यही प्रॉब्लम परम्यूटेशन में हम इस तरीके से कुछ लिखते, हम यहाँ लिखते हैं सपोज 3p2। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली 3 बुक्स में से 2 बुक्स को लेकर के कितने तरीके से परम्यूटेशन बना सकते हैं, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 में से 3 लेना था तो इसको हम सिंबॉलिकली 3p3 लिखते, ये एक हमारा नोटेशन रहेगा। तो अब हम इस नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वैल्यू एक्चुअली में कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। यही हमारा आज का टारगेट है, इसी चीज़ पर हम डिस्कशन अपना रखेंगे। कंसंट्रेशन हमारा 3p2 एंड 3p3 या 3p1 इस कैटेगरी का जो लिखा होता है एक्सप्रेशन, उसके साथ हम किस तरीके से वर्क करेंगे, इसी पर हमें अपने आप को फोकस करना है। तो देखिए, कभी भी आपको NPR सी जब आ जाएगा तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, NPR आपको लिखा मिल जाता है, इसका मतलब रखेंगे आप वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट out of n distinct objects। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इसको हम NPR नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिपीट, जो रिपीटेशन है वो नहीं अलाउड होगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट एक ही बार यूज़ होगा, रिपीटेशन हम अलाउड नहीं करेंगे। NPR इसका प्रॉपर नोटेशन है, बट टाइपिंग में बहुत बार प्रॉब्लम आती है, NPR को जल्दी से टाइप नहीं किया जा सकता है, तो बहुत जगह आपको ये PNR से ही लिखा मिल सकता है। PNR परम्यूटेशन एंड गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड टेकिंग R ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके साथ, चाहे NPR वो लिख के दे दे या PNR लिख के दे दे, दोनों का एक ही मीनिंग है। करेक्ट। अब ये NPR को हम कैसे इवेलुएट करते हैं इसको देखते हैं। तो ये NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, where 1 is less or equal to r and r is less or equal to n। r की वैल्यू कभी भी हमारी n से ज़्यादा नहीं होगी, और 1 तो लेना ही है हमें, कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेंगे तभी तो अरेंजमेंट हम बना पाएंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं लेते हैं NC0, तो वो तो एक ही तरीका है, कुछ नहीं लेना, कभी भी आपको NC0 नहीं NP0। अगर कभी NP0 लिखा भी मिल जाए तो सीधा सा मतलब आप निकाल देना, क्या है ये, 1 वे है ओनली। भाई कुछ लेना ही नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन तो है, वी विल नॉट टेक एनीथिंग। तो ये फार्मूला जो NPR है हम कब लगाएंगे, वेन एवर R इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू n।
ऐसा तो नहीं होगा जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 3 बुक्स रखी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, अब हम कहें 3 बुक्स में से 4 बुक्स को लेकर के कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, जब है ही नहीं 4 तो कहाँ से ले लोगे 4। टोटल जमा में 3 बुक्स हैं तो 3 में से 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बट 4 नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए फार्मूले में NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n इज़ लेस और इक्वल टू r, लेस और इक्वल टू n। अब आपके मन में आया होगा ये कहाँ से आ गया, क्या इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा लॉजिक है जिससे कि हम बता सकें? वैसे तो देखो प्रूफ कभी आता नहीं एग्ज़ाम में, केवल उसकी एप्लीकेशन आती है, लेकिन कुछ फार्मूले का प्रूफ अगर हमें आ जाता है तो बहुत बेटर है, हमारी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। NPR का बेसिक मीनिंग क्या है, हमें R ऑब्जेक्ट लेने हैं, कितने में से, N ऑब्जेक्ट्स में से। तो देखिए हमें R ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करना है, तो हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। R ऑब्जेक्ट R प्लेस पर अरेंज होंगे, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, सपोज ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है, डॉट डॉट डॉट, ये हमने मान लिया हमारा rth प्लेस है, ये rth है, ये फोर्थ है, ये मान लीजिए आपका थर्ड है, ये सपोज सेकंड है, और ये आपका मान लीजिए फर्स्ट प्लेस है। अब देखिए n हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले प्लेस पर हम कितनी तरीके से इसे लिख सकते हैं, n मेथड से लिख सकते हैं। दूसरे प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं, n-1 वेज से। तीसरे को कितने से कर सकते हैं, n-2 से। चौथे को कितने से कर सकते हैं, n-3 से। थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले पर n आ रहा है, दूसरे पर n-1 मतलब 2 में से 1 कम, तीसरे पर n-2 3 में से 1 कम, चौथे पर n-3 4 में से 1 कम। अगर मैं कहूँ 10th प्लेस कितने प्लेस से फिल करेंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, n-9। अगर मैं कहूँ इसमें 7th प्लेस कितने वेज से फिल करेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए था 7th के लिए n-6, 1 कम आना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए rth प्लेस कितने वेज से आप फिल कर सकते हैं, तो ये n में से कम करना है मुझे, n-r-1। कैसे लिखा मैंने, ये क्या था, ये बेसिकली था, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, ये था n-2-1। ऐसे ही ये मैंने क्या लिखा था, n-3-1। ये क्या लिखा था, n-4-1। तो इसी सिस्टम से मैंने ये भी लिख दिया। तो फर्स्ट प्लेस हम n बेस से कर सकते हैं, सेकंड को n-1 से, नेक्स्ट को n-2 से, इसको n-3 से, और लास्ट जो rth है उसको हम कर सकते हैं n-r-1 से। तो अब ये सक्सेशन में सभी वेज कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, लगा दो भाई FPC। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था FPC इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर। FPC के बिना तो हम एक स्टेप भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो अब FPC लगा दीजिए, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, ये आपने लिखे थे NPR नोटेशन वाइज, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहली वे n है, दूसरी के लिए क्या है n-1, तीसरी के लिए n-2, n-3, इनका मल्टीप्लाई होता जाएगा कहाँ तक, n-r-1 तक। आई थिंक यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट्स मीनिंग इनका NPR, ये हो गया n-1, n-2, n-3 टिल n-r-1। बेटर ये होगा इसको भी एक ब्रैकेट में ही डाल दो। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं, n-1, n-2, n-3, n-r और +1 ऐसे लिख दीजिए। इसके आगे आने वाला टर्म क्या होगा, n-r होगा, उसके आगे
n माइनस आर माइनस 1, ऐसे ये सिलसिला हमने 3 to 1 तक लिख दिया। मतलब अपनी तरफ से इतने एलिमेंट दे दिए। अगर हम मल्टीप्लाई में अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने लिख दिया n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 एंड 3 to 1। अब आप मुझे बताइए ऊपर क्या लिखा हुआ है, n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट है ना, तो जो न्यूमरेटर है वो किसके बराबर आ गया, n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, n माइनस आर से लेकर के 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यही है, FPC को हमने एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा NPR आ जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। आज का पूरा लेक्चर हम इसी पर कंसंट्रेट रखेंगे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कैसे हम इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी पर अपने आप को आज हमें कंसंट्रेट करना है। NPR दिस इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होती हैं प्रॉब्लम नहीं होता है। अब थोड़ा इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका सोचते हैं। सपोज किसी ने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4p3, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जो फार्मूला था अभी अभी आपने पढ़ा है, NPR दिस इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अप्लाई करो भाई, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 अपॉन में 1 एंड इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 1 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 24। सपोज कोई कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10p2, तो इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिए। ये क्या लिखेंगे आप, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये लिखेंगे 10 इंटू 9 और ये क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8, ये फिनिश हो गया 8 10 और 9 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे मोटे सिंपल कैलकुलेशन को टैकल करना सीख जाएंगे NPR का एप्लीकेशन करते हुए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके, किस तरीके से हम NPR की कॉन्सेप्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। यस बेटा, तो प्रॉब्लम्स हमने कुछ लिखे हुए हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड n, 4 केसेस दे रखे हैं। इफ़ NP4 is to NP5 it is 1:2, then what is the value of n? NP4 is to n minus 1 P3 this is equal to 9:1। अगले में हमने ये is to नहीं लगाया है, सीधा अपॉन दे दिया है, दोनों का एक ही मीनिंग है। यहाँ पर भी 2 का रेशियो है और 2 रिजल्ट हमने छोटे से आपसे प्रूव भी कराने की कोशिश की है। तो ये सभी के सभी प्रॉब्लम हमारे एक ही फार्मूले पर बेस्ड हैं, जो फार्मूला अभी अभी आपने सीखा है, NPR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर ये फार्मूला आपको बिल्कुल सही से आता है तो ये सारे के सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। NP4 अपॉन NP5 दिस इज इक्वल टू 1/2। सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कीजिए। आप लिखेंगे यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ये तो पक्का कट जाएगा 1 और 3, 4th ऊपर जाएगा तो आपके पास अब आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस इज़ हाफ।
कल जब फैक्टोरियल कर रहे थे तो यही चीज़ तो हम आपको बता रहे थे, हमेशा हम बड़े वाले को ओपन करते हैं छोटे के टर्म में। तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, n-4 डेफिनेटली n-5 से बड़ा है, तो इसी को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अब, n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, पहले नंबर पे तो n-4, अब इससे एक कम, तो यही से काम हो गया, n-5 दिस इज़ हाफ, ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए, तो n-4 दिस इज़ 2, सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 6। पहली प्रॉब्लम में n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर हम 6 डालते हैं तो हमारा 6p4 इस टू 6p5 पक्का 1:2 होना चाहिए। अगर कभी आपके मन में डाउट आ जाए तो आंसर चेक भी कर लो। 6p4 की वैल्यू निकालो पहले, ये आ जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो इसको अभी इतना ही रहने दो, बाद में काट पीट कटेगा तो है नहीं वैसे। अब दूसरा निकाल देते हैं 6p5। 6p5 क्या हो जाएगा आपका, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या रहेगा, 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो भैया, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, तो ये हाफ ही तो आएगा, वही दिया हुआ है। तो अपने ब्रेन में कोई कन्फ्यूज़न अगर आ जाए कभी तो आप उसे सेल्फ चेकिंग से देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में टीचर डाल सकता है, क्योंकि आजकल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और उनके पीछे नहीं भागना, हमें तो एनपीआर को सही से टैकल करना आना है। हमारा इंटेंशन तो एक है कि एनपीआर की हम टैकलिंग कैसे करते हैं। अब एनपीआर की अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो जो हमारे मेन वर्ड प्रॉब्लम होंगे वहाँ तो हम फंसते रहेंगे ना। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो हम प्रॉब्लम लिखते भी नहीं, सीधा रेशियो ही लिख देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल। डिवाइड करना है ना तो एक लाइन और बचा लो, दूसरे वाले को उल्टा लिख दो ना, तो पहले नीचे लिख लो, यहाँ आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ऊपर क्या होगा n-1 -3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा टाइम और स्पेस बचता है इससे। डिवाइड ही तो करना था भाई, तो डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। n-1 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में कर दिया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में पहुंचा दिया। अब इससे क्या होगा, ये n-4 से ये n-4 तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह गया अब, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, दिस इज़ 9। ओपन किसे करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बड़ा है, तो ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, दिस इज़ 9, सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 9। इतना ही लिखना चाहिए। आप चाहते तो एक लाइन और भी कम कर सकते थे, बहुत ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम जहाँ तक हो सके कम से कम लिखने की कोशिश करें। करेक्ट थर्ड देखते हैं, इतने स्पेस में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये क्या लिखेंगे हम अब, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल। फिर हम वही अपना काम चालू करेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे हम 5 फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि ये जो है ना इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये तो छोटा मोटा है, टैकलिंग हो जाएगी, बट इसके लिए काम करना होगा तो करेंगे वर्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। n-4 है ना, तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अपॉन में क्या रहेगा, ये n-4 फैक्टोरियल हमने लिखा है, करेक्ट, और ये अपना क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, दिस इज़ इक्वल टू अपने पास 2 है, ठीक है 2। अगर आप चाहे तो इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इस 2 से इस 2 को आप काट भी सकते हैं,
कैसे हमने कट कर दिया भाई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 है, राइट साइड में भी 2 है, तो ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। बाकी ये n-4 से ये n-4 भी कैंसिल कर दिया। रेस्ट को अब हम टैकलिंग करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सॉल्व करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो बात बन जाएगी हमारी। तो यहाँ से क्या आएगा, अब ये n इंटू n-1 n-2 n-3 दिस इज इक्वल टू 120। अब 125 फैक्टोरियल की वैल्यू सीधा लिख दी मैंने 120, करेक्ट। इसकी जो हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पॉलिनोमियल बनाएंगे, इसकी तो डिग्री 4 आएगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक तो सॉल्व नहीं होती, बाई क्वाड्रेटिक कहाँ से सॉल्व हो पाएगी। तो कुछ हिट एंड ट्रायल ही हमें करना पड़ेगा, अपने आई क्यूब को यूज़ करना है। तो ये n इंटू n-1 n-2 एंड n-3, क्या इसे हम 5 4 3 एंड 2 लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 5 4 3 2 1 1 नहीं लिखा, 4 टर्म है, 4 ही लिख दिए मैंने। अब इधर से हमने इसे लिखा n इंटू n-1 n-2 n-3 दिस इज इक्वल टू 5 5-1 5-2 एंड 5-3। अब आई थिंक क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दैट इज़ आवर थर्ड पार्ट। आपने प्रूफ कर लिया, निकाल दिया n की वैल्यू क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए था। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्थ भी देखेंगे भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर प्रूविंग वाले देखते हैं। इनमें हमारा मेन इंटेंशन एक ही है कि हम NPR को बड़े अच्छे से टैकल कर ले, कहीं हमें कोई समस्या नहीं आए। फोर्थ, एक स्टेप हम यहाँ भी बचाना चाहते हैं अपना। बड़ा क्वेश्चन तो वैसे ही लग रहा है, 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इस 2n+1 में से ये पूरा लिख देते हैं, कहीं जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। n-1, ये जनरली गलती होती है बच्चे से, क्या वो n को तो करता है -1 का साइन नहीं चेंज करता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने इसलिए सही से लिखा है ये, मल्टीप्लाइड बाई, अपॉन में तो पक्का n फैक्टोरियल आएगा, अरे अपॉन में n नहीं 2n-1 आएगा, 2n-1 फैक्टोरियल लिख दिया हमने। उसके बाद ऊपर क्या होगा, 2n-1 से n कम होगा, तो 2n-1 माइनस का n फैक्टोरियल, और ये दिया हुआ है 3/5। बेटा एक स्टेप हम कम लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा क्वेश्चन आपके सामने किया जाए। मैंने पहले इसकी वैल्यू ये लिख दी है, अब डिवाइडेड बाई था तो मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स लिख दिया, 2n-1 फैक्टोरियल नीचे जो ऊपर आना चाहिए था और ये नीचे आना चाहिए था वो ऊपर लिख दिया है। अब देखेंगे, काटेंगे जो कटेगा उससे, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो बेटर है। 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n में से ये जाएगा, कितना बचेगा n, 1 और 1 कितना हो गया 2, n+2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2n-1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3/5। अब देखते हैं हम किसको किसके साथ रीअरेंज करें जिससे कि काम हमारा ठीक ठाक तरीके से हो जाए। तो आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये जो 2n+1 है वो इसके साथ कुछ वर्क करने के लिए ठीक रहेगा, और ये n-1 जो है वो n+2 के साथ भी फिट बैठ रहा है। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए करना स्टार्ट कीजिए। तो ये क्या लिखेंगे, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n और इनटू में 2n-1 फैक्टोरियल। इसको तो ओपन ही नहीं करना, छोटा है ना ये n-1 फैक्टोरियल, इसको करना है ना ओपन हमें। ये है n+2 इनटू में n+1 इनटू में n, और n के बाद कहीं n-1, और ये ऐसे ही डाल दिया। दिस इज इक्वल टू 3/5।
2n-1 से 2n-1, n-1 से n-1, और इवन इस n से ये n भी फिनिश कर देते हैं। तो अब अपने पास क्या बचता है, 2n+1। इन 2 में ये 2 अभी तक बाकी है, 2 रखा हमने, और अपॉन में क्या है, n+2, इन 2 में n+1, दिस इज इक्वल टू 3/5। 2 से तो कुछ कटेगा भी नहीं, यहाँ 5 से भी कुछ नहीं कट रहा, कहीं से नहीं काटेंगे। तो अब ये लिखा हमने 4n+2 डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो n² 3n+2, दिस इज इक्वल टू 3/5। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप थिंक करो, देखो कहाँ क्या हो रहा है। हमने पहले अपना 2n+1 एंड pn-1 को ओपन किया, ऊपर वाला ये रहा, ऊपर वाले से ये कम कर दिया, इसके बाद ये लिखा, उसमें से ये कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, इसको 2n में से n हो गया, 1 1 2 आ गया, यहाँ से ये n-1 रहा तो 2n-1, इसको ओपन किया तो 2n+1 2n 2n-1 फैक्टोरियल, ये ऐसे ही कॉपी कर दी। इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये n-1 के टर्म में ले जाना है, तो इसको हम ओपन करके ले गए, ये ऐसे ही लिख दिया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, ये 4 टर्म तो ख़त्म हो गए। इवन ये n से n भी कट गया, 2 रह गया था, 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, n+2 n+1 इनको भी सिंप्लीफाई कर डाला। लेकिन अभी भी हमें n तो नहीं मिला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो बनानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना लेते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, क्वेश्चन तो हम नोट कर ही चुके हैं, तो थोड़ा स्पेस हो गया हमारे पास। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 3n² प्लस 9n प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 20n प्लस 10, करेक्ट। 3n², 3 3 9n, 3 2 6, 5 4 20, 5 2 10। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगा अपना 3n², 9 और 20 कितना बच जाएगा, माइनस का 11n एंड 6 4 माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई कर दीजिए, तो 3n², 4 3 12, माइनस का 12 हुआ ना, तो ये माइनस का 12n प्लस का n, ये तो बहुत छोटी बात है आपके लिए, ये हो गया। यहाँ से आपने 3n कॉमन लेना है, उधर से 1 आ जाएगा और ये बचेगा n-4, दिस इज 0। तो यू विल हैव n इज इक्वल टू -1/3 एंड n इज इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा लिख दो नॉट पॉसिबल। एक तो ये फ्रैक्शन और नेगेटिव दोनों तरीके से नहीं हो सकता है, तो आपके फोर्थ पार्ट के लिए n इज इक्वल टू 4 आनी चाहिए थी वैल्यू, करेक्ट। तो आपने ये n निकालने वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब 2 प्रॉब्लम प्रूविंग के हैं, इनको भी देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगी, और ये टीचर 2-4 नंबर में डाल सकता है पेपर में, तो हमें आना चाहिए। फोर्थ में प्रूव करना है, अगर प्रूव करने का क्वेश्चन होता है तो पहले से ही हमारा कॉन्फिडेंस अप हो जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या पता कहीं 2 × 3 को हम 5 ना लिख दें। वैसे तो 2 × 3 हम 6 लिखते हैं, लेकिन बच्चा कुछ सोचता है कुछ लिख जाता है। प्रूविंग में अगर नहीं मिलेगा आंसर तो उसके पास चांस है, रीचेक करेगा, गलती कहीं होगी तो वो पकड़ लेगा, अपनी करेक्ट कर देगा। तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इन योर फेवर, ये आपके फेवर में ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, LHS लेके चलेंगे हम। LHS हमारी NPR है, NPR की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी होती है, NPR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अरे भाई अब तो कुछ करने का राइट ही नहीं इसमें हमें, अब RHS भी देखनी पड़ेगी क्या है। RHS को देखा, ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस r प्लस 1। यू मस्ट बी अलर्ट हेयर, n-1 माइनस r-1 करेंगे तो माइनस r होगा बट प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये क्या आएगा, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
1 से 1 तो ख़त्म हो गया, ये n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या इसको कुछ आप लिख सकते हैं? बड़े आराम से, फैक्टोरियल में यही सीखा था ना, n फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप देख रहे होंगे जो LHS है वही हमारी RHS है। ओनली आप RHS लेके ले आते तो इसकी जगह पे सीधा ये लिख देते NPR, तब भी ख़त्म हो जाता। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे छोटी दिख रही है, बेटर यही है कि हम राइट हैंड साइड से ही काम करें, राइट हैंड साइड पर ही वर्क करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम RHS पर ही वर्क करना चालू करते हैं, देखते हैं RHS हमारी कितनी बनेगी। करेक्ट, तो RHS को ही देख लेंगे। RHS क्या है इसमें हमारा? RHS है n-1 PR प्लस R इंटू में है n-1 PR-1। थोड़ा हमने R सही से लिख लिया कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। दिस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1। सिस्टेमेटिक लिखा है, वैसे तो ये था n-1 -r, मैंने पहले n-r किया उसके बाद में 1 लिखा है, प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या रहेगा ये n-1 -r प्लस 1 फैक्टोरियल। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, केवल हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 से 1 तो हम कैंसिल कर देंगे। बेटर है कि n-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया जाए, तो ये बचेगा 1 ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। आप बताएंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर। तो इसको ओपन करके लिखना है हमें। तो ये n-1 का फैक्टोरियल 1 अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाई n-r इंटू n-r एंड प्लस वो n-r-1 फैक्टोरियल। ये चीज़ भी अब दोनों में कॉमन आ जाएगी, इसको भी बाहर रख दो। n-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल, ये तो रह गया 1 केवल, r डिवाइडेड बाई n-r। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए तो ये प्रॉब्लम कितना बनेगा? ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 फैक्टोरियल। करेक्ट, और ये हो जाएगा n-r प्लस r डिवाइडेड बाई n-r। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर पहले दे दो, बस काम हो गया। ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल और ये n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, ये लिख जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n-r फैक्टोरियल। ये सीधा सीधा फार्मूला है NPR का, दैट्स इक्वल टू LHS। तो इस तरीके से आपने प्रूविंग के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा परमुटेशंस का। नेक्स्ट टाइम हम इसके वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से टैकल करते हैं। आज केवल हमने आपको NPR इंट्रोड्यूस किया है और इस पर किस कैटेगरी के प्रॉब्लम पूछ सकता है वो हमने देखे हैं, इतना ही देखा है आज। अब इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।